बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं शिराज रॉय और आज डियर स्टूडेंट्स हमने आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लाया है। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि आया इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए एक लॉ है, उससे कैसे फाइंड करते हैं हम। सबसे पहले उस लॉ को हम सीखेंगे, बेसिकली वो है क्या। और जैसा कि आपको बता दिया मैंने कि दैट लॉ इज़ कॉल्ड ए गॉसेस लॉ, इसको गाउस लॉ भी बाज़ लोग पढ़ते हैं। सो हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि गॉसेस लॉ बेसिकली है क्या और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ईटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर्स के काफ़ी सारे पार्ट्स बनेंगे, तो मैंने इस लेक्चर को नाम दे दिया गॉसेस लॉ पार्ट 1। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को एंड तक नोट कीजिएगा, कोई पॉइंट आपसे रह ना जाए। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पिछले वाले लेक्चर में आपने ये चीज़ देखी थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द क्लोज सरफेस कैसे फाइंड करते हैं। क्लोज सरफेस के 3 केसेस आपको मैंने बताया था। आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई ए कॉस थीटा। मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के 3 डिफरेंट केसेस बताए थे मैंने आपको क्लोज सरफेस के लिए। एक था पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब भी यहाँ पर आप, ये डिपेंड करता है एंगल के लिहाज से। कल मैंने आपको बताया था जस्ट सोर्स, सिंक और बैलेंस चार्ज के कॉन्सेप्ट बताया था पिछले लेक्चर में। आज उसको एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं विद रिस्पेक्ट टू द एंगल थीटा। अब आपको ये पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर आपस में जो एंगल थीटा बना रहे हैं, इफ दैट एंगल थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, जब भी एंगल 90 से कम होगा तो मीन्स उस दौरान cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा आपके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर आप पुट करके चेक कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। सिमिलरली केस नंबर 2 आपके पास ये है कि देन इस कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई विल बी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कंडीशन नंबर 2 आपके पास ये है, ये तो कंडीशन नंबर 1 था। कंडीशन नंबर 2 आपके पास ये व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो उस दौरान आप यहाँ पर 90 से ज़्यादा वैल्यू जब भी आप पुट करेंगे तो cos 90 से ग्रेटर वैल्यू जो भी होंगी उस पर -1 वैल्यू देता है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास माइनस टाइम ई ए होगा। सो मीन्स आप कह सकते हैं इस कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। ये 2 कंडीशंस आपके, इसमें मैंने आपको बताया था देयर विल बी सोर्स चार्ज इनसाइड द स्फीयर क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के इनसाइड अगर सिंक होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास नेगेटिव कंसीडर होगा। केस नंबर 3 आपके पास ये था कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये पॉसिबिलिटी थी आपके पास। इस दौरान आपके पास फ्लक्स पाया जाता था 0, क्योंकि cos 90 आपके पास 0 था। इस दौरान आपके पास फ्लक्स क्या था, 0, यानी नेट फ्लक्स आपके पास 0 आ रहा है। तो इन तीनों को मैं ज़रा आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, आपको और अच्छे समझ आ जाएगा। लेट आपके पास ये एक क्लोज सरफेस है इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर मैंने ले ली। इस क्लोज सरफेस के अंदर आपने ले लिया एक पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज कैसा है, अनबैलेंस चार्ज है। मीन्स इसको कोई मतलब कैंसिल आउट करके 0 चार्ज नहीं है सेंटर में, पॉजिटिव चार्ज कंसिडर हो रहा है। अब जरा गौर करें, पॉजिटिव चार्ज है तो ये आपके पास एक क्लोज सरफेस है इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। किसी भी एक पॉइंट पर, लेट इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, चूंकि सोर्स चार्ज इनसाइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ द स्फीयर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड होंगी। तो मीन्स ये एक स्फीयर की मानद है। जिस तरह एक बॉल होता है तो उस बॉल के ऊपर छोटे छोटे पैचेस होते हैं, यानी आपने एरिया एलिमेंट्स को पैचेस में डिवाइड करना है। तो लेट ये आपके पास एक स्फीयर है, तो इस पोर्शन पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस। सो मीन्स अगर इस पॉइंट पर आपके पास ये छोटा सा आप पैचेस कंसिडर करते हैं तो एरिया वेक्टर कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी। सिमिलरली इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, सो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पैरेलल टू एरिया वेक्टर आ रही है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पैरेलल टू एरिया वेक्टर आए, इस केस में आपके पास थीटा क्या आता है, 0 डिग्री। मींस थीटा आपके पास लेस देन 90 डिग्री का केस है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा दैट इज इक्वल टू ई ए cos 0। cos 0 आपके पास होता है 1, सो ई ए आपके पास आ जाएगा, इसके साथ कोई सिंबल भी नहीं है, मींस प्लस है, तो ये मैक्सिमम पॉजिटिव फ्लक्स होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव फ्लक्स।
जब थीटा आपके पास 90 से कम हो, यानी अपनी मैक्सिमम वैल्यू किस टाइम ओबे करेगा, जब थीटा 0 डिग्री पर होगा। सो ये सिचुएशन आपके पास आ जाएगी व्हेन एरिया वेक्टर इज पैरेलल टुवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पैरेलल नहीं है तो फिर इसका वो कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट दैट इज पैरेलल टुवर्ड एरिया वेक्टर, उसको फिर हम लेंगे और वो कंपोनेंट देखेंगे अगर आपके पास 90 से कम होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगेन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो दिस इज ए केस नंबर 1। मैं सिंपल केस ले रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। नेक्स्ट केस आपके पास क्या, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो मैं नेगेटिव में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ले लेता हूं, एंटी पैरेलल वाली। लेट कंसिडर कर लेता हूं यहां पर कंसिडर कर लेता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है रेडियली इनवर्ड ले लेता हूं, तो उस दौरान ये पॉसिबिलिटी हो सकती है देयर विल बी सिंक चार्ज इनसाइड द स्फीयर। तो इस क्लोज सरफेस के इनसाइड कैसा चार्ज है हमारे पास, सिंक चार्ज, नेगेटिव चार्ज है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग इनटू द सरफेस, क्लोज सरफेस के इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। लेट यही वाला एरिया मैं ले लेता हूं, तो एरिया वेक्टर कैसा होगा स्टूडेंट्स, इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमेशा सरफेस पर नॉर्मल होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन कैसी है, इट विल बी इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। सो मींस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपस में एंगल कितना है, 180 डिग्री। चूंकि एक वेक्टर यूं है दूसरा वेक्टर यूं है, एंगल इनका किस तरह डिफाइन होगा, 180 डिग्री, चूंकि टेल टू टेल एंगल बनता है। सो 180 डिग्री आपके पास थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आ गई, तो यहां पर आपने पुट कर लेना है ई ए कॉस 180, cos 180 -1 होता है, तो माइनस इंटू ई ए, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू माइनस ई ए। This is possibility number 2 when there is a negative electric flux, means electric field lines coming inward to the closed surface. इसका मतलब ये मैंने आपको कल बताया था कि there will be sink of charge, sink charge will be present inside the closed surface. ये possibility number 2 थी। Possibility number 3 को जरा देख लेते हैं कि when theta is 90 डिग्री, जब थीटा आपके पास कितना होगा, 90 डिग्री होगा, उस दौरान आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। ये पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, जिस तरह ये आपके पास एरिया, तीसरी पॉसिबिलिटी आप यूं डिफाइन कर लें, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूं जा रही है, मींस सरफेस में इन ही नहीं हो, ना इन हो रही है ना आउट हो रही है, इट विल बी परपेंडिकुलर टुवर्ड एरिया वेक्टर। सो इस दौरान आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस का क्या होगा, 0 होगा। ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही थ्रू द सरफेस। अब इसको मैं यूं भी एक और पॉसिबिलिटी में मैं आपको यूं समझा सकता हूं। मैंने आपको बताया था कि फॉर बैलेंस चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 उस टाइम हो सकता है जब सेंटर में बैलेंस चार्ज हो, बैलेंस चार्ज। अब बैलेंस चार्ज वाला केस जरा देख लें। बैलेंस चार्ज कैसे हो सकता है कि लेट आपके पास इस स्फेरिकल बॉडी के अंदर एक पॉजिटिव क्यू है, एक नेगेटिव क्यू है। सो मींस दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं। इट मींस दैट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में होगी, सिमिलरली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होगी इस डायरेक्शन में। एक की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड, दूसरी की आउटवर्ड होगी, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर, एक भी क्यू है दूसरा भी क्यू है। इसका फ्लक्स लेट φ1 ले लेता हूं मैं, इसका फ्लक्स लेट φ2 ले लेता हूं, दोनों के इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ1 φ2 से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। अब मैं यूं करता हूं कि φ1 पहले निकालता हूं। अब जरा गौर करें φ1 किस तरह निकलेगा, φ1 इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा होता है, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जा रही है, जबकि इस पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर किस तरह होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मींस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, दिस इज एरिया वेक्टर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह जा रही है, इस डायरेक्शन में। सो मींस दोनों आपस में एंटी पैरेलल हैं, तो cos 180 -1 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास माइनस ई ए हो जाएगा। सिमिलरली इस केस में आप इधर एरिया वेक्टर अगर ड्रा करते हैं तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, चूंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इसकी भी आउटवर्ड होगी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया आपस में पैरेलल होगा। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी φ2 दैट इज इक्वल टू cos 0 1 हो जाएगा, मींस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, ई ए कोई सिंबल नहीं है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
सो अगर आप इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट निकालना चाहते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2, चूंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है, दे विल बी एड लाइक स्केलर क्वांटिटीज। सो जस्ट आप इसको ऐड कर लें, सो माइनस ई ए प्लस ई ए, दैट इज जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दिस सिचुएशन। फॉर ए बैलेंस चार्ज आपके पास मैथमेटिकली भी ये चीज़ें प्रूव होंगी। ये तो था आपके पास प्रीवियस लेक्चर वाला टॉपिक जो आपने पिछले लेक्चर में सिंक, सोर्स और बैलेंस चार्ज का कॉन्सेप्ट देखा था, उसको मैथमेटिकली आप यूँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आया हाउ, इधर एक चीज़ एक्सप्लेन, गॉसेस लॉ से जाने से पहले मैं इधर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिपेंडिंग से करता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन वर्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज़ पर डिपेंड करता है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास क्या होता है, ई ए, मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले लेता हूँ मैं, दैट इज ई ए। ये मैक्सिमम नेगेटिव फ्लक्स ले लेता हूँ, दैट इज माइनस ई ए। कोई एक सिचुएशन ले लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने ले लिया, दैट इज ई ए। अब चेक करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो जरा गौर करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक तो आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, नजर आ रहा है जो। दूसरा पास आप कहेंगे कि एरिया पर डिपेंड करता है, यानी इन दो चीज़ों पे आप सोच रहे हैं। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि आया हमारे पास एरिया पे डिपेंड करता है कि नहीं करता इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ई पर डिपेंड करता है, ये ए पर डिपेंड करता है, दोनों में से किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो हम इसमें प्रूव करेंगे कि इन दोनों पर डिपेंड नहीं करता। क्लोज सरफेस में ना इलेक्ट्रिक फील्ड पे ना आपके पास एरिया पर डिपेंड करता है। तो ज़रा चेक करते हैं किस चीज़ पर डिपेंड करता है। लेट आपके पास एक क्यू चार्ज है, दैट इज पॉजिटिव क्यू चार्ज। इस क्यू चार्ज से लेट आपके पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास निकल रही हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये पास कर रहा है, और ये किसी सरफेस में आपने इनक्लोज किया हुआ है, और वो सरफेस ये है, ये क्लोज सरफेस है। इस क्लोज सरफेस में आपने क्यू चार्ज रखा है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 4 यूनिट होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी ये पास कर रहे हैं, 4। अब इसी सरफेस को ज्यादा कर लें, चार्ज को ना छेड़ें, चार्ज वही आपके पास प्लस क्यू ही है। सरफेस आप बड़ी कर दें, यानी आपने सरफेस ये बड़ी सरफेस कर दी कोई। जब साइज को बड़ा कर दिया आपने, अगेन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, चूंकि चार्ज आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगेन 4 ही रखेगा, 1 2 3 एंड 4। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 4 हैं, मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है अगेन इसका 4 यूनिट ही होगा। सिमिलरली अगर मैं इस तरह करता हूं कि इस चार्ज को किसी और शेप में रख लेता हूं, किसी और तरह की शेप में इनक्लोज कर लेता हूं, लेट इसको मैं इनक्लोज कर लेता हूं इन क्यूब, किसी क्यूब में रख लेता हूं इसको, यानी इस तरह की सिचुएशन है। इस क्यूब के अंदर मैंने इस चार्ज क्यूब को इनक्लोज कर दिया। अगेन कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये निकालेगा, 1 2 3 4। सो मीन्स शेप पर डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी, किसकी शेप कैसी है। साइज पर डिपेंड नहीं करता कि साइज कितना है, छोटा है, बड़ा है, क्या है। मीन्स ना साइज पे डिपेंड करता है, ना शेप पे डिपेंड करता है। सो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस चीज़ पे डिपेंड करता है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर मैं इस क्यू को 2 टाइम्स क्यू करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। यानी पहले 4 थी, अब 8 हो जाएंगी, 1 2 3 4। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होगी। आपने किसको चेंज किया, आपने चार्ज इनक्लोज को चेंज किया। सो चार्ज इनक्लोज को आप बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा। सो कीप इन माइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन हाउ मच चार्ज इनक्लोज्ड इन सरफेस। किसी भी सरफेस में कितना चार्ज आपने इनक्लोज किया है, उस चीज पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है। इट विल बी इंडिपेंडेंट अपॉन दीज 2 फैक्टर्स। इन फैक्टर्स के लिहाज से हम उसको नहीं देखेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस में इट विल डिपेंड्स अपॉन हाउ मच चार्ज दैट इज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। ये तो आपके पास कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज़ पे डिपेंड करता है। अब इस चीज़ को सामने रखकर गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। याद रखिएगा गॉसेस लॉ पढ़ने से पहले आपके पास था एक कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को बेसिकली कहा जाता है फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक।
इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये फंडामेंटल लॉ कहलाता है। इसकी मदद से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉइंट चार्ज फाइंड की थी, दैट इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, या इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, चूंकि के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होती है, इनटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कूलम्स लॉ आपने इसके ऊपर अप्लाई किया था और किसी भी पॉइंट चार्ज की आपने इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर दी थी। सिमिलरली आप कूलम्स लॉ की मदद से डायपोल सिस्टम का भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, यानी दो ऑपोजिटली चार्ज सिस्टम का भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली आप क्वाड्रोपोल की भी फाइंड कर सकते हैं, यानी 4 आपके पास चार्ज सिस्टम हो। सिमिलरली 8 हमारे पास ऑक्टोपोल को भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए कूलम्स लॉ हमारे पास एक बेसिक लॉ है, इसको फंडामेंटल लॉ भी कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज होती है, सो सोल्यूशन टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय कूलम्स लॉ विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड। सो कीप इन माइंड फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन solution का मतलब फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, solutions मीन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, will become more complicated by using Coulomb's law। Coulomb's law से फिर solution उसका फाइंड करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। इस सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की फाइंड करने के लिए हमने फिर एक नया लॉ इंट्रोड्यूस करवाया, दैट लॉ इज कॉल्ड वर्ड गॉसेस लॉ। सो कीप इन माइंड, यहां पर हमारे पास, मैंने आपको बताया कि सिंपल चार्ज सिस्टम पे हम इजीली कूलम्स लॉ लगाकर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। हमारा पर्पस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी चार्ज सिस्टम की। अगर वो चार्ज सिस्टम छोटा है, मीन्स सिंगल पॉइंट चार्ज, आइसोलेटेड चार्ज है, या डायपोल है, या क्वाड्रोपोल है, या ऑक्टोपोल है, इस तरह के तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चार्ज किसी एक वायर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी यूं है, या किसी शीट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है यूं, तो फिर ये तो आपके पास सिंगल चार्ज या डायपोल सिस्टम तो नहीं है, ये तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कूलम्स लॉ लगाकर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, दैट विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड एज सो दैट्स व्हाई वी विल यूज ए कॉन्सेप्ट ऑफ गॉसेस लॉ। हमने गॉसेस लॉ को फिर यूज करना है। गॉसेस लॉ को दूसरे लफ्जों में कहा जाता है दैट इज ए जनरल लॉ। गॉसेस लॉ इज वर्ड जनरल लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको जनरल लॉ क्यों कहते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में ये भी हम स्टडी करेंगे। सो चलें अभी हम देख लेते हैं कि गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट क्या है, और गॉसेस लॉ से रिलेटिंग एक एमसीक्यूज देख लेते हैं और आपको होम टास्क देता हूँ। अब स्टूडेंट्स हम ये देख रहे हैं कि आया गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट क्या है, उसकी मैथमेटिकली फॉर्म क्या है, और इसमें गॉसियन सर्फेस के बारे में आपको मैं बताऊंगा बेसिकली वो क्या है और क्या उसका एडवांटेज है। इस चीज़ को हम इसमें देखेंगे, फिर आपके होम टास्क की तरफ जाते हैं, या क्विज आपको मैं करवा देता हूँ इसकी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। गॉसेस लॉ की जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको मैंने बता दिया कि किसी भी क्लोज सरफेस का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाउ मच चार्ज इनक्लोज्ड दैट सरफेस, चार्ज पर डिपेंड करता है, टोटल चार्ज पर डिपेंड करता है। सो मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस का मैंने नाम रखा हुआ है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस बताऊंगा आपको क्या होती है बेसिकली, विल बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। मीन्स net electric flux is directly proportional to how much charge enclosed, यानी ये कितना चार्ज इनक्लोज्ड है उस पर डिपेंड करता है। सो इधर आप लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट आपके पास क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। इसकी बताने की जरूरत नहीं है, दिस इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। सो मीन्स ये आपके पास आ जाएगी फाइनल मैथमेटिकली फॉर्म ऑफ वर्ड गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ अप्लाई करने से पहले आपने किसी भी चार्ज को किसी सरफेस के अंदर इनक्लोज करना है, तो हम उस सरफेस को नाम दे देंगे दैट इज कॉल्ड ए गॉसियन सरफेस। सो व्हाट इज गॉसियन सरफेस? गॉसियन सरफेस बेसिकली इमेजिनरी सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस दैट विल be taken
अकॉर्डिंग टू सिमेट्री, अकॉर्डिंग टू सिमेट्री। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सिमेट्री, सिमेट्री के मुताबिक हम गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करते हैं। और गॉसियन सरफेस का एडवांटेज क्या होता है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस गॉसियन सरफेस? इस सरफेस का एडवांटेज ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर थ्रू आउट सरफेस। सो गॉसियन सरफेस का मेन एडवांटेज यही है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर को पैरेलल रखना है ताकि फ्लक्स आपके पास टोटल ई ए ही हो। मीन्स वो डिफरेंट केसेस ना हो कि कोई सर्टन एंगल थीटा हो, इस तरह का हम कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर। गॉसियन सरफेस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है हमारे पास, थ्रू आउट द सरफेस हमारे पास ये क्या होगा, सिचुएशन पैरेलल वाली केस होगा। लेट मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। पैरेलल हो या एंटी पैरेलल, यानी इन बिटवीन पैरेलल और एंटी पैरेलल, यानी आपके पास प्लस ई ए हो या माइनस ई ए हो, ये पॉसिबिलिटी हमारे पास आनी चाहिए। या आपके पास हो प्लस ई ए हो या माइनस ई ए हो, या आपके पास 90 वाले केस, यानी इसके इन बिटवीन फाइंडिंग वाला केस ना हो, यानी इसका फ़ायदा ये है। लेट मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। इसकी एग्जांपल ये है कि लेट मैं आपके पास एक पॉइंट चार्ज ले लेता हूँ। इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कैसी है, रेडियली आउटवर्ड है। ये इसकी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह डायरेक्शन में। अब जाहिर सी बात है, इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो इसको किसी सरफेस के अंदर इनक्लोज करना है आपने। तो आपने हाइपोथेटिकली यानी इमेजिनरी एक सरफेस ड्रॉ करनी है, क्योंकि पॉइंट चार्ज है वो तो 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालता है। सो 3 डायमेंशन में ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसी आपने सरफेस कंसिडर करनी है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उस एरिया वेक्टर पे परपेंडिकुलर आए, सॉरी पैरेलल आए। तो ये तो पॉसिबिलिटी तभी हो सकती है जब एक आप स्फेरिकल शेप की गॉसियन सरफेस लें इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर आप लेंगे तो चार्ज सेंटर में ये स्फीयर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, रेडियली आउटवर्ड। तो किसी भी पॉइंट पर आप अगर फाइंड करना चाहते हो एरिया वेक्टर उस पॉइंट पर, लेट इस पॉइंट पर आप फाइंड करना चाहते हैं, इस पॉइंट पर आप फाइंड करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर एरिया जो होगा, एरिया वेक्टर डिफरेंशियल पार्ट ऑफ द एरिया वेक्टर, इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एरिया वेक्टर ये आ जाएगा डेल्टा ए। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, सो मींस ये आपस में कैसी है, पैरेलल है। सो मींस E एंड A आर पैरेलल टू ईच अदर। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी बता सकते हैं E एंड एरिया यानी सरफेस एरिया या प्लेन एरिया इज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर थ्रू आउट द सरफेस। मींस ये सरफेस है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, अगर आप डायरेक्शन वेक्टर नहीं लेते तो ये सरफेस है, तो ये सरफेस आपके पास आ गई, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूं, मींस किस एंगल पर है, 90 डिग्री एंगल पर है। सो मींस आपके पास थ्रू आउट द सरफेस ये सिचुएशन अगर हो तो हम इजीली इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरी सरफेस का आप निकालेंगे और आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इजीली इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सो मींस याद रखिएगा कि जब कभी भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं या इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन सरफेस दैट इज अकॉर्डिंग टू सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब ये है कि एडवांटेजेस का क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस डिस्ट्रीब्यूशन की परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया हो या पैरेलल टूवर्ड एरिया वेक्टर हो, यानी ये आपके लिए आसानी हो जाएगी, यानी जस्ट इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो आपके पास गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट और गॉसेस लॉ की मैथमेटिकली फॉर्म और गॉसेस लॉ की ये जो मैंने आपको गॉसियन सरफेस की बात है ये आपको बता दी। इससे रिलेटेड कोई मसला हुआ तो आप पूछ सकते हैं। तो चलें आप इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं, क्विज की तरफ आते हैं। क्विज एक मैं आपको करा देता हूँ, एक आपके लिए होम टास्क छोड़ देता हूँ। क्विज ये है कि इफ क्यू चार्ज enclosed in a cube in the at the center of cube लिख लेते हैं, at the center of cube then electric flux through each face will be dash। यानी आपसे पूछा जाए किसी क्यूब के मिड में अगर आप कोई चार्ज इनक्लोज करते हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्यू है तो उसके फेसिस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेज, हर फेज से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले आप। सो बहुत आसान है, जरा इसको ट्राई करते हैं। देखें जरा, ये आपके पास एक क्यूब है। क्यूब वो होता है जिसकी तीनों साइड आपस में हाइट वेड्थ और हाइट बराबर होती है। सो मींस इधर आपने चार्ज क्यू इनक्लोज किया। अब आपको पता है क्यूब हो, इसके होते हैं 6 फेसेस। मींस आपने मिड में एट द सेंटर आपने क्यू रखा हुआ है। सो मींस हर एक फेस से इक्वल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी। सो मींस इस तरफ जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी, इस तरफ जो निकलेंगी, जो इस तरफ निकलेंगी, जो इस तरफ निकलेंगी, और जो बैक और फ्रंट पर निकलेंगी। मींस एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रंट पर और एक बैक पर जो निकलेंगी, यानी 6 फेसेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। सो मीन चार्ज क्यू है टोटल, तो हर फेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब निकलेगा तो टोटल फेसेस कितने हैं? 6। तो Q/6 चार्ज हर फेस में फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा। हर फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो कंट्रीब्यूशन होगी चार्ज की वो होगी Q/6। क्योंकि टोटल चार्ज कितने, टोटल फेसेस कितने हैं? 6। अपने मिड में रखा हुआ है, तो हर फेस से कितना आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा? Q/6 करेगा। सो मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू व्हाट? Q डिवाइडेड बाय 6। सो ये हो जाएगा आपके पास Q/6E, Q/6ε0। सो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। सो कीप इन माइंड, टोटल 6 फेसेस थे, चार्ज Q है, तो चार्ज Q को डिस्ट्रीब्यूट कर लें हर फेस पर, तो एक फेस से कितना पास होगा? Q/6। सो Q/6 टोटल चार्ज एक फेस से पास होगा, टोटल चार्ज का Q/6 पार्ट पास होगा। सो मींस आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास हो जाएगा एक फेस से Q/6ε0। अब आते हैं आपके होम टास्क की तरफ। आपको एक क्विज दे देता हूं, आपने उसको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप कर देना है। सो चलें, आपका होम टास्क है। होम टास्क आपका ये है कि इफ Q charge placed at the corner of cube, then what will be electric flux through each corner? मीन्स आप कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक चार्ज रखना है आपने Q, और हर कॉर्नर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा ये आपने निकाल के मुझे बताना है। ऑप्शन 1 है आपके पास Q/ε0, 8 टाइम ε0। ऑप्शन 2 है Q/6ε0। ऑप्शन 3 है Q/16ε0। ऑप्शन 4 है Q डिवाइडेड बाय 32ε0। सो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। इसको सिंप्लीफाइड करना है विद डायग्राम, विद रीजन, मुझे आपने व्हाट्सअप करना है, और इसको देखते रहिएगा, क्योंकि आपके पास ये गॉसेस लॉ का पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन कूलम्स लॉ एंड गॉसेस लॉ, और फिर उसके अगले लेक्चर्स में हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ को देखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।